वहां पर प्रदूषण की समस्या रही होगी तो प्रदूषण के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। फिर वो कोई भी हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी व्यक्ति हो, उन्हें करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ उस आयोजन की गरिमा भी बनी रहे, इसका भी सब लोगों ने ध्यान रखने की आवश्यकता है। समझे आप लोगों ने ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया, जेएनयू की घटना को संघ किस तरह से देखता है? पूरे देश में इसको लेकर चर्चा है। देश के सभी देशभक्त नागरिकों के लिए चिंता का विषय है कि विश्वविद्यालय के परिसर में जिन्होंने देश के सर्वोच्च संस्था लोकसभा पर हमला करने वाले व्यक्ति को लेकर उनके प्रति श्रद्धा सम्मान का भाव प्रकट करने का कार्यक्रम कोई आयोजित करता है तो उस मानसिकता को हम क्या माने? देश के टुकड़े करने के बाद जहां नारे लगाए जाते हैं, ऐसे समूह जिसका उसका नेतृत्व करने वालों को हम क्या कहें? कानून का काम करेगा, गिरफ्तारी हुई। अब हो सकता है कोई कहे कि इन्होंने नारे नहीं लगाए, कानून के दायरे से शायद बाहर आ सकते हैं, मालूम नहीं आएंगे कि। लेकिन सोचना ये चाहिए कि इस प्रकार के वातावरण को पनपने किसने दिया है, तो पोषण किसने किया है? और ऐसे विश्वविद्यालय के परिसर अगर ऐसे देश विरोधी गतिविधियों के केंद्र बनते हैं तो ये मैं समझता हूं कि समाज के प्रबुद्ध वर्ग को एक सोचने का, चिंता का विषय बनना चाहिए, न कि राजनीति का विषय। ये कोई राजनीति का विषय किसे बन सकता है? सत्ता में कोई भी दल बैठेगा, क्या कश्मीर के बारे में समझौता कर सकते हैं? सत्ता में कोई भी बैठेगा, क्या हम अपने पड़ोसी देशों के संदर्भ में क्या हम अपनी भूमिका बदल सकते हैं? तो देश के हित का विचार, देश की सुरक्षा का विचार, देश की अखंडता का विचार करने वाला विचार ही यहां पर सर्वश्रेष्ठ माना जाना चाहिए और उसी के समर्थन में सारे समाज में खड़े होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं इस घटना के बाद दिल्ली में अथवा अन्य स्थानों पर जो प्रतिक्रिया दिखाई दी है वो बहुत उल्लेखनीय है, स्वागत योग्य है। मैं समझता हूं कि समाज मन आज भी उस दृष्टि से जागरूक है, ये अपने लिए एक समाधान की बात है। सरकार ने ठीक ढंग से निपटा था क्या इस पूरे मुद्दे को, क्योंकि देश के बहुत सारी यूनिवर्सिटी तक ये पहुंच गया। एक मंदिर के अंदर में आपका क्या वो है कि हमारी इसमें बहुत स्पष्ट भूमिका है। भारत में मंदिरों के प्रवेशों को लेकर, महिलाओं के प्रवेशों का, हजारों मंदिरों में महिलाएं प्रवेश करती हैं, जाती रहती है। अगर किसी की कोई गलत धारणाओं के कारण अगर कोई एक दो चार स्थान ऐसे होते हैं तो उसका संदर्भ समाज के लोगों के कुछ मानसिक कुंठा में इसको ध्यान में लेकर उस मानसिकता को ठीक करने की आवश्यकता है। अगर मंदिर का प्रबंधन उसमें अगर कहीं अलग प्रकार का विचार करता है, समझाने की आवश्यकता है। ऐसे प्रश्न संवेदनशील होते हैं, ऐसे प्रश्नों का हल उग्र आंदोलनों से नहीं, समझदारी से, संवाद से, चर्चा से, आपस के विचार विमर्श से इसका हल निकलना चाहिए। ऐसा मानने वालों में से हम हैं। मंदिरों के प्रवेश की क्या बात है? आज मैं कई स्थानों पर देख रहा हूं कि महिलाएं वेदाध्ययन करती है, महिलाएं पौरोहित्य करती है, महिलाएं सब प्रकार के धार्मिक कृत्य करने में आगे हैं। प्रवचनकार, सन्यासिनी महिलाएं इस देश के अंदर है, तो कहां पर किस प्रकार का विरोध है? परंतु कहीं एक अनुचित परंपराएं कहीं पर चल पड़ी है। मैं समझता हूं कि इस अनुचित परंपरा को समझदारी के स्तर पर, संवाद के द्वारा, विचार विमर्श के द्वारा उसको दूर किया जाना चाहिए, न कि कानून का डंडा चला जाए। इसमें एक और बात समझने की आवश्यकता है कि आंदोलनकर्ताओं का भी केवल एक संवेदनशील वातावरण बनाना और एक राजनीतिक दृष्टि से इसे आंदोलनों को सोचना, ये भी उचित नहीं। इसको प्रामाणिकता से, ये प्रश्न अगर कहीं पर है, हम उसका विरोध तो करते ही हैं, प्रश्नों का हल ढूंढना चाहिए। हल विरोध, संघर्ष ये न होते हुए संवाद, विचार विमर्श ये होना चाहिए। ऐसी संघ की मान्यता है।
हाँ जोशी जी, मेरा सवाल ये था, आपने आरक्षण के बारे में कुछ कहा, तो जो वर्ग आरक्षित है उसमें से भी कुछ उस वर्ग में भी वर्ग विशेष ही इसका लाभ ले रहे हैं। मेरा सवाल है, क्या क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए सभी आरक्षण व्यवस्थाओं में? एक 60 वर्ष का पीरियड बीता है आरक्षण देकर। समाज के कई प्रकार की पिछड़ी जातियां हैं। जब हम कहते हैं कि इस पर विचार किया जाए कि क्या हम सभी जातियों तक ये आरक्षण व्यवस्था पहुंच रही है, इस पर विचार होने की आवश्यकता है। मैं किसी जाति विशेष का उल्लेख करना नहीं चाहता, ये इनको मिला, इनको क्यों नहीं मिला। मैं समझता हूं कि इसका एक शास्त्र शुद्ध अध्ययन की आवश्यकता है कि समाज के अंदर जो भी आरक्षण प्राप्त करने के अधिकारी जातियां हैं, उन तक ये सुविधाएं पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, इस पर जरूर विचार करना चाहिए। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह आरक्षण का विषय, इसका एक शास्त्र शुद्ध अध्ययन और उसके आधार पर सभी को ये सब उपलब्ध हो का विचार करना चाहिए। क्रीमी लेयर का जो विषय आता है, मैं समझता हूं कि ये अध्ययन का, विचार विमर्श का विषय है। ऐसे विषयों पर एकदम कुछ कहा जाए वो उचित नहीं होगा। पारित हुआ है तो, लेकिन एचआरडी मिनिस्ट्री ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को अपनी फंडिंग खुद अरेंज करने के लिए भी एक निर्देश जारी किया है, तो वो किस तरह से अलाइन होगा आपके रेजोल्यूशन के साथ? मैं समझता हूं कि ये तकनीकी विषय है, इसको गहरे में जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हमारी अपेक्षा इतनी है कि आर्थिक दुर्बलता के कारण कोई शिक्षा से वंचित रहे, ये उचित नहीं। इसका विचार शासन, सामाजिक संस्थाएं, शैक्षिक संस्थाएं, शैक्षिक संस्थान सबने मिलकर करना चाहिए। भैया जी, 90 खाकी लेकर पूरे विश्व में एक पहचान थी और हजारों की भीड़ में से संघ के कार्यकर्ता को उसके खाकी नेकर की वजह से पहचाना जाता था। अब जो यूनिफॉर्म, जो गणवेश तय हुआ, वो एक साधारण, जो एक मनुष्य भी पहन के घूमता है। ऐसे में आपको नहीं लगता संघ के कार्यकर्ता के लिए पहचान का संकट हो सकता है? साथ ही साथ में क्या वो उतना कंफर्टेबल फील कर पाए? पहला हिस्सा, हमारी पहचान तो कई कारणों से बनी है, केवल निकर से नहीं बनी। मैं तो अनुभव करता हूं, हम तो सामान्य वेश में यात्रा करते हैं, थोड़ी देर में ही लोग पूछते हैं आप आरएसएस के हैं क्या? मैंने कहा कि हाथ तो दिखा नहीं, मैं हाफ पैंट पहन के बैठा हूं गाड़ी में। तो संघ के कार्यकर्ताओं की पहचान, ये दूर से कोई देखे तो निकर से पहचान हो सकती है, परंतु मैं समझता हूं कि वो कोई हमारी खास कोई चिंता का विषय नहीं। हम जो वेश आज शुरू करेंगे उसकी पहचान आने वाले 4-6 महीनों में बन जाएगी, क्योंकि वो एक प्रकार की कलर की पैंट सब लोग तो नहीं पहनते। हाँ, हो सकता है कि उसी प्रकार की पैंट पहना हुआ अन्य कोई नागरिक होगा, उसको भी आरएसएस वाला समझ लेंगे, हमें नुकसान कुछ नहीं है। मैं समझता हूं कि उसमें बाधा न आए, उस प्रकार का उसका डिजाइन वगैरह करेंगे। और आजकल तो योग करने वाले भी ट्रैक सूट वगैरह पहनकर करते हैं, कोई समस्या नहीं आती। खेलने वाले भी, क्रिकेट वगैरह खेलने वाले इस पैंट के साथ ही खेलते हैं। जूडो कराटे करने वाले भी लंबी वस्त्र ही पहनते हैं। वही बहुत समस्या का विषय नहीं लगती। पहनना शुरू कर देंगे। अभी जरा इसकी विचार करेंगे, अभी कल ही निर्णय हुआ है, पूरी योजना करके। और क्योंकि हमको इतना देश भर के 50,000 गांवों तक पहुंचाना और उसकी सारी निर्मिति भी होना, एक समय लगेगा, और लगता है कि आने वाले 4-6 महीनों में इसको हम लागू करवा देंगे। भैया जी, मेरा जब आपने शाखाओं की संख्या के बारे में बात कर रहे थे और आपने कहा था कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और छोटे मोटे परिवर्तन के कारण नहीं आती, तो सर ये मोदी जी के बीजेपी का सत्ता में आना है छोटा मोटा परिवर्तन है आरएसएस के लिए? नहीं, ऐसा नहीं मानते हम। तो छोटे में मैंने मोटे भी कहा है, वो भी आप मान लीजिए। मेरा इतना ही कहना था कि ऐसे बाहर होने वाली घटनाओं का संघ कार्य पर परिणाम नहीं होता है, क्योंकि संघ कार्य ये संघ के कार्यकर्ताओं के बल पर चलता है, वो चल रहा है। तो ऐसी घटनाओं का परिणाम, आप छोटी मोटी शब्दों पर जाएंगे तो छोटा भी और मोटा भी, तो मोटा भी कारण है। भैया जी, बीजेपी के सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट ने कुछ लोगों के साथ मिलकर मनुस्मृति जलाई, क्या इस चीज को आप उचित मानते हैं? कैसा? देखिए, जब आंदोलन चलता है तो संयमित चलना चाहिए, हम कहते हैं। आखिर युवा शक्ति है, गलत नहीं करना चाहिए। इससे सारे संविधान के कानून के दायरे में रखकर ही आंदोलन चलता है। पर कभी कभी ऐसा आंदोलन में कोई दिशा पकड़ती है
तो वास्तव में वो उचित नहीं मानना चाहिए। भैया जी बहुत मैं समझता हूँ कि भैया जी एक आखिरी सवाल है, आम प्रचारकों के तबादले पर भी मोहर लगती है। भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन महामंत्री जाते हैं उसको लेकर भी प्रतिनिधि सभा तय करती है, तो ऐसा कोई निर्णय हुआ? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के निर्णय तो हम नहीं करते हैं। संघ के अंदर की एक सामान्य प्रक्रिया है, परिवर्तन तो होता ही रहता है, होगा, आपको कल पता चल जाएगा। सर एक सवाल, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल, मोदी सरकार के कामकाज से संघ खुश है क्या? अब तक के कामकाज से कुछ और उम्मीद है? खुश है।